पढ़ाई के साथ साथ हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एज ए मेंटर और गाइड की तरह हमेशा साथ रहेंगे। अपर स्टडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चे को किताबों के साथ साथ एक्सपर्ट द्वारा कंसेप्ट बिल्डअप करवाना और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया हुआ बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराना। अप स्टडी आपको पढ़ाई के साथ साथ करियर संबंधित जानकारी और मदद हमेशा देते रहेगा। अप स्टडी आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके कैरियर के संबंधित जो भी जानकारी होगा वो आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। अप स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरे इंडिया के समकक्ष छात्र आपस में बातचीत कर सकते हैं। अप स्टडी के साथ अनुभव कीजिए पढ़ाई के एक नए प्रारूप को, जहां आपको कोचिंग और स्कूल से एक कदम आगे बढ़ करके पढ़ाया और सिखाया जाएगा। अपने आप को सीमित मत कीजिए, अप स्टडी के साथ जुड़कर आसमान को छूइए। हेलो दोस्तों, वेलकम इन अप स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम वालों को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा एमटेक एनआईटी पटना से है। मेरा टीचिंग फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 9th-10th को ऑलरेडी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, साथ ही 11th-12th को भी मैथ फिजिक्स पढ़ाया है। इसके अलावा बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले को भी कुछ पेपर्स पढ़ाया है। तो दोस्तों, अब हम लोग को सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों को 9th में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग आते हैं विषय सूची पे। इससे पहले दोस्तों कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरह से है कि मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके पढ़ाऊँ। क्योंकि दोस्तों, आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो 11th-12th में आने के बाद वो अपना लैंग्वेज चेंज करते हैं, वह हिंदी से कन्वर्ट होते हैं इंग्लिश में, तो लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि अभी से आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के साथ फैमिलियर कराएं, ताकि आप लोगों को आगे चलकर परेशानी ना हो। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहेगा कि हम हिंदी और टर्म्स को इंग्लिश में समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे डिफिनीशन को भी मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और साथ में हिंदी में भी बताऊंगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन के रूप में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आते हैं हम लोग टॉपिक पे, हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सेकेंड में हम लोग को पढ़ता है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। थर्ड, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। फोर्थ, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। फिफ्थ, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स जियोमेट्री। नेक्स्ट जो है वह रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट, त्रिभुज, ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, चतुर्भुज, क्वाड्रेटर्स। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, वृत्त, सर्कल। नेक्स्ट, रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, हीरोन का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला। नेक्स्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। नेक्स्ट, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। और लास्ट, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल हम लोगों को 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये जो 15 टॉपिक्स हैं, तो ये हम लोग इसमें से क्या पढ़े हैं और इसमें हम लोगों को अब क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है जो है हम लोग संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो इसमें आप लोग पहले क्या पढ़े हैं? तो पिछली क्लास में आप लोग क्या सब पढ़ चुके हैं? इसमें संख्या पढ़ चुके हैं, संख्या रेखा पढ़ चुके हैं, प्रमेय संख्या पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को अप्रमेय संख्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि संख्या पद्धति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ेंगे। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप लोगों को बचपन में ABCD पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह क्या है, बेस है भी। अगर आप ABCD नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। उसी तरह से संख्या अगर आप नहीं जानते हैं, संख्या रेखा नहीं जानते हैं, तो आप जो है मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है, यह मैथमेटिक्स का क्या है, बेस है। एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि अगर कोई वृक्ष है और इसका क्या है, वृक्ष में जड़ होता है, तो अगर वृक्ष का जो है वह जड़ मजबूत ना हो तो हवा का झोंका आएगा,
और ये वृक्ष क्या होगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो वृक्ष का जो ओवरऑल बेस होता है वह क्या होता है, जड़ होता है। कि अगर वृक्ष का जड़ जितना मजबूत हो वृक्ष उतना ही स्ट्रांग होगा। हवा का कितना भी झोंका आए, तूफान आवे, वृक्ष क्या होगा, डगे, टूटेगा नहीं। ठीक है, अडिग रहेगा। तो उसी तरह से हम लोगों को जो है संख्या पद्धति, संख्या के बारे में जानना होगा ताकि हम लोग अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ चुके। एक तरह से ये क्या है, मैथमेटिक्स का ओवरऑल बेस है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों बहुपद जो है वह नया चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी डेट इज जो नाम है वह नाम आप लोगों को नया सुनने को मिल रहा होगा। तो पिछले कक्षा में आप लोग व्यंजक पढ़े हैं, और व्यंजक का मैं आप लोगों को याद करा दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों बहुत को याद भी होगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ बच्चों मेरे साथ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बहुत को ये याद होगा, पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा है। तो बस यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस फॉर्म में पढ़े थे। ठीक है, तो बस हम लोग ये नहीं जानते थे कि ये भी क्या है, एक तरह से पॉलिनोमियल है। बट है कि अब हम लोगों को इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ना है कि हम लोग को पॉलिनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ना है जिसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय पढ़ना है जिसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, शून्यक पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग बहुपद पॉलिनोमियल्स में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पिछले कक्षा में आप लोग दोस्तों क्या पढ़ा था, संख्या रेखा में आप लोग रेखा पे बिंदु को निर्देशित करने के लिए सीखा था। तो जैसा कि आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि अगर ये संख्या रेखा है तो अगर यहाँ पे ये क्या है, 0 है, 1 2, इधर क्या होगा बच्चों, -1 -2। तो अगर ये कोई बिंदु है तो ये संख्या रेखा पे क्या दिखा रही है कि 1 पोजीशन दिखा रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो बिंदु को निर्देशित किया है वह किस पे किया है, संख्या रेखा पे किया है। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि ये दो संख्या रेखा है बट बिंदु जो है संख्या रेखा पे नहीं है, वह किसी बाहर में है, या मान लो कि यहाँ पे है। अब आपको बोलूँगा कि आप इस बिंदु को निर्देशित करो, कैसे निर्देशित करोगे। तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्तीय सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको निरूपित करते हैं बिंदु को। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वह 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, आप लोगों को याद आ रहा होगा पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ा था 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप लोगों को याद है बच्चों कि आप लोगों ने पढ़ा था 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप कुछ इस तरह से आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या इस तरह से आप लोग पढ़ा था, याद आया। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, जो x है वह चर है। अब बात आती है कि चर क्या है, तो वैसे चीज जिसका वैल्यू जो होता है, जो मान होता है वह क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं शेयर मार्केट, जिसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, अप होता है, डाउन होता है। दैट इज उसका जो वैल्यू है वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि उसका जो वैल्यू वह क्या है, चर है। ठीक है, तो वैसे चीज जिसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है, वह चर है। जैसे आपके पास अगर 100 का नोट है तो वह क्या है, अचर होगा। क्यों अचर होगा, कि वह अभी आपके पास है, आप किसी दुकानदार को दे दोगे या किसी और को दे दोगे तो उसके पास भी वह क्या होगा, 100 का ही नोट रहेगा, तो वह हमेशा क्या रहेगा, अचर रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो मतलब कि यहाँ पे 1 चर है और ऐसे इक्वेशन में अगर क्या आ जाए, 2 चर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए x और y क्या 2 चर हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। नेक्स्ट है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री।
तो अब दोस्तों कि ये यूक्लिड जी कहाँ से आ गए हैं, मतलब यूक्लिड क्या है? तो भाई यूक्लिड जो हुआ मैथमेटिशियन से हैं, ये मैथमेटिशियन जो है उनके नाम है यूक्लिड जी, ठीक है। तो वह उनके नाम पे हम लोग क्यों पढ़ते हैं यूनिट ज्यामितिक परिचय? तो बात अब ये आ गई। तो दोस्तों ज्यामिति जो है ये नया नहीं है, ये बहुत वर्षों से चली आ रही है, बस इसका जो यूज करने का जो तरीका है वह सबका अलग लग रहा है। तो ये ईसा पूर्व करीब 300 ईसा पूर्व से ही इसका यूज किया जा रहा है। जैसा कि जब हड़प्पा की संस्कृति आई, मोहनजोदड़ो का खुदाई सब हुआ, तो उसमें हम लोगों को ये पता चला कि उस समय भी जियोमेट्री यूज हो रही थी, ज्यामिति यूज हो रही थी। तो कैसे हम लोगों को पता चला? तो बात ये आ जाती है, जब उससे हम लोग को सामान निकला तो हम लोगों को सामान जो है वह एक शेप का, एक आकार का दिखा, मतलब एक अच्छे आकार का जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। और जो जब खुदाई हुआ तो वहाँ पे दिखा कि जो घर सबका जो बनावट था एक उसका एक सुंदर आकार था, इसका लंबाई चौड़ाई सब जो है क्या था, एक निश्चित था। तो इससे हमको ये पता चला कि उस समय भी आखिर जियोमेट्री जो है वह यूज हो रहा होगा। तो यूक्लिड जी क्या किए कि पिछले जो है बहुत दिनों से जो वर्षों से जो ज्यामिति यूज हो रही थी उसको क्या किया, एकीकरण किया और उसको एक क्रमबद्ध किया, किसमें, एक बुक में। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यूक्लिड जी क्या क्या चीज़ के बारे में बताया और क्या क्या चीज़ वहाँ पे हम लोगों को पढ़नी है। तो नेक्स्ट है अब रेखाएं और कोण, लाइन्स एंगल्स। तो दोस्तों ये भी चीज़ नई नहीं आपके लिए, ये आप पिछले कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि रेखाएं और कोण जो है वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि मान लो कि ये क्या है, एक तार का वृक्ष है। किस चीज का वृक्ष है? तार का वृक्ष है। दोस्तों ये क्या है? तार का वृक्ष है। बहुत को पता होगा कि तार का वृक्ष क्या है। क्या दोस्तों? बच्चों, जिससे तारी पीते हैं, है ना, तो वही तार का वृक्ष होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये तार का क्या है, वृक्ष है, आप इसका ऊंचाई बता दो कि कितना ये ऊंचा है, तो क्या करोगे? तो बहुत बोलेंगे नहीं हम तो इस पर चढ़ के बता देंगे इसका क्या हाइट है, क्या ऊंचाई है। लेकिन क्या तार का वृक्ष छोटा होता है? तार का वृक्ष क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। बहुत क्या होगी, इस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे और गिर जाएंगे। तो हमको क्या करना है, बिना चढ़े हुए बताना है कि इसका हाइट क्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना होगा, तो मैथमेटिक्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा? रेखाएं और कोण की मदद से हम, ठीक है, लाइन और ये एंगल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हाइट बता सकते हैं कि ये हाइट कितना होगा। तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब हम टॉपिक पे आएंगे। अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम लोग को जीवन में क्या यूज है इसका, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल्स पे। तो ट्रायंगल्स जो है आप पिछली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब ट्रायंगल में नया क्या पढ़ना है? तो दोस्तों ट्रायंगल में जो अब हम लोगों को नया पढ़ना है वो क्या है, सर्वांगसम है। तो अब दोस्तों बात आती है कि सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम मतलब क्या होता है, बराबर, आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब एक जैसा दिखना। जैसे आपके पास 2 रुपया का सिक्का है और एक ही कंपनी का है, तो वो दोनों सिक्का जो है आप लोग क्या होगा, बराबर दिखेगा। और जब आप एक सिक्का पे दूसरा सिक्का को रखते हैं तो वो क्या होगा, ओवरऑल एक दूसरे को कवर कर देगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों सिक्का जो वह क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल जो भी है वह सर्वांगसम है या नहीं है। तो उसके कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके कुछ गुण पढ़ेंगे कि आखिर हम कैसे पता करेंगे कि 2 ट्रायंगल सर्वांगसम है। तो ये जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। तो दोस्तों चतुर्भुज भी ये नया नहीं है, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जैसा कि आप वर्ग पढ़े हैं, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, आयत पढ़े हैं कि, ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में पढ़े हैं ना। तो बस जो चतुर्भुज है बस वही है जो स्क्वायर है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, तो आयत में और वर्ग में क्या 4 भुजा होती है। तो डेट इज हम लोग क्या चतुर्भुज पढ़ चुके हैं, नया नहीं है, ठीक है। तो चतुर्भुज जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है और उसके इसमें भी हम लोगों को कुछ प्रमेय पढ़ना है, ठीक है, थ्योरम सब कुछ पढ़ना है। तो अब बात आती है कि हम लोग जो है त्रिभुज और चतुर्भुज क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, कोई आइडिया? हाँ दोस्तों, तो त्रिभुज और चतुर्भुज हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि मान लो कि आपके पास कोई प्लॉट है, ठीक है, खेत है,
और आपको कोई बोल देगा कि बताओ तुम्हारे पास कितना खेत है, और हो सकता है कि आप कि जो है वो प्लॉट जो होगा वो क्या हो, रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, या हो सकता है कि वो वर्ग होगा, वह हो सकता है कि वह क्या हो, ट्रायंगल हो। तो आपको प्लॉट जो बताना होगा कि कितना प्लॉट है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप परिमाप बताओगे या एरिया बताओगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बताना होगा, ठीक है। आप परिमाप से नहीं बताओगे, ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, उसका घेरा हो जाएगा। हमको क्या करना होगा, उसका एरिया बताना होगा, तब पता चलेगा कि आपके पास कितना खेत है, कितना प्लॉट है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, चतुर्भुज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समझ में आया? मुझको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग समांतर चतुर्भुज त्रिभुज के क्षेत्रफल क्यों पढ़ेंगे, हम लोगों को दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम लोगों को पढ़ना है वृत्त, सर्कल। तो दोस्तों सर्कल, दैनिक जीवन में सर्कल का क्या यूज है। तो दैनिक जीवन में जैसे मैं वॉच पहना हूँ तो ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। तो कुआं देखते होगे, क्या कहीं रिंग होता होगा गोल साइड, गोल टाइप का। तो हमारे दैनिक जीवन में भी वृत्त का क्या है, बहुत रोल है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो अगर हमको आइडेंटिकल बनाना है, मान लो कि ये वॉच जो है अगर हमको 10 पीस बनाना है, तो 10 पीस का जो ये साइज होगा वो क्या होगा, एक ही जैसा बनाना होगा। तो इसके लिए हमको क्या होगा, इसका कुछ पैरामीटर्स हमको जानना होगा कि आखिर इसमें ये एक ही साइज हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमको इसका रेडियस जानना होगा, मतलब इसका जो है त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है। तो ये सब चीज़ हम लोग वृत्त में पढ़ेंगे, और कुछ यहाँ पे प्रमेय में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग वृत्त पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वह रचनाएं, कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों अब बात आ गई कि कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जितना भी आकृति पढ़े, चाहे वह वर्ग हो या आयत हो या त्रिभुज हो, तो वह सभी हम लोग अनुमानित ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वो अनुमानित हम लोग क्या क्या, ये आयत बना लिया, ये वर्ग बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया। लेकिन अगर आपको घर बनाना है या कोई रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, मैप बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको शुद्ध डायग्राम बनाना होगा। ओके, आप वहाँ पे अनुमानित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना सीखना होगा, रचनाएं सीखना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का करेंगे, तो हम लोग जो है लाइन को बांटने सीखेंगे, त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीखेंगे, त्रिभुज बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जब टॉपिक में आएंगे तब हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है दोस्तों, तो हीरोन का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला है। तो अब बताओगे कि भैया ये कौन सा हीरो आ गया, कौन फिल्म जगत का हीरो आ गया यहाँ पे, जो कि हम हीरोज फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। भाई ये मूवी का हीरो नहीं है ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिक्स का हीरोज है, ठीक है। तो मैं एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे क्या रखा गया, हीरोज फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। तो वो मैथमेटिशियन क्या फॉर्मूला दिए। तो आप लोग दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए। आप लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आप लोगों को क्या याद है, तो आप लोग ने पढ़ा है हाफ गुना हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आप लोग ने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। तो आप लोग को ये पता है क्या कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने जो पढ़ा है ये हर एक जगह डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं है। हम डायरेक्ट यूज इसका हर एक जगह पे नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हीरो ने एक अपना फॉर्मूला दिया जो कि हर एक त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लीकेबल होगा। जैसा कि ये जो फॉर्मूला है, आप अगर आपको मैं बोल दूं कि ये जो है विषमबाहु त्रिभुज है, आप इसमें ये फॉर्मूला को क्या कर लो, यूज कर लो, तो क्या आप यूज कर लोगे, नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना होगा और ऊंचाई निकालना होगा। तो अगर उसी को दूर करने के लिए हीरोज ने क्या क्या फॉर्मूला दिया कि अगर आपको तीनों साइड का जो है, अगर आपको लेंथ मालूम हो, ठीक है, कि इसका लेंथ क्या है, ए है, इसका क्या है, बी है, इसका क्या है, सी है, ठीक है, और इसका तीनों जो साइड है इसका परिमाप जो हमको क्या मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं,
जो त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, जो इसका जो क्षेत्रफल है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये तो हम तो उस चैप्टर में आएंगे तो हम अच्छे से जानेंगे, बस हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये हम लोगों को यहाँ पे क्या है, हम लोगों को क्या है पढ़ना है, बस एक ओवरव्यू है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, तो जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो इसको डिस्कशन करेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट जो है वह हम लोग को क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। तो ये भी चीज़ दोस्तों ये नया तो आपके लिए नहीं है, ये पिछले कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पिछले कक्षा में आप लोग क्या पढ़ा था, घन के बारे में पढ़ा था, घनाभ के बारे में पढ़ा था, बेलन के बारे में पढ़ा था, वहाँ भी आप लोग ने क्षेत्रफल और आयतन निकाला था। तो अब हम लोग नया क्या करेंगे, तो एक तो वह तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साथ में दोस्तों हम लोग कुछ नया आकार भी पढ़ेंगे, जैसे शंकु हुआ, गोला हुआ, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ पे भी हम लोग क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो अब बात आती है दोस्तों कि हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं। ऐसा सोचो कि कोई टैंक है, ठीक है, और मैं उसमें बोल दूँ कि बताओ इस टैंक जो है इसमें कितना तुम वाटर को रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हर एक कोई जो है ऊपर में पानी टंकी लगाता है तो बोल उसमें लिखा होता है ना 1000 लीटर, तो कैसे जाना कि ये 1000 लीटर का टैंक है, कैसे जानोगे तुम। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका आयतन निकालना होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम जब निकालोगे तब पता चलेगा कि ये सही में जो टैंक है वो 1000 लीटर का है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है दोस्तों, तो स्टैटिक्स जो है दोस्तों आप लोग जो है दैनिक जीवन में स्टैटिक्स से जो है बराबर आप लोग देखते होंगे। क्या देखते होंगे, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा देखते हो, जैसे आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि जो शेयर मार्केट का कुछ ग्राफ दिखाता होगा कि कभी जो है अप हो गया, कभी डाउन हो गया। ठीक है, तो ये बताता है कि शेयर मार्केट का जो वैल्यू है वह क्या हो गया, डाउन हो गया, फिर क्या हो गया, अप हो गया, मतलब ये चीज़ को इन्फॉर्म करता है वह। ठीक है, कभी कभी जो है आप लोग जब क्रिकेट देखते होंगे तो टीवी पे दिखाता होगा कि जो है ओवर और रेट का जो है ग्राफ दिखाता होगा कि ये फर्स्ट ओवर है इतना रन बना, सेकेंड ओवर में जो है ज़्यादा रन बना, थर्ड ओवर में जो है इससे हल्का कम बना और फोर्थ ओवर में जो है। तो ये बताता है दोस्तों कि एक ग्राफ है, डेट इज आंकड़ा का एक इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सांख्यिकी। तो ये सब चीज़ हम लोगों को कहाँ पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ है या कोई आंकड़ा है तो वह हम लोगों को कैसे जानना है कि वह आंकड़ा जो है कैसे हम लोगों को सूचना दे रही है। अब नेक्स्ट जो आता है वह दोस्तों प्रायिकता, डेट इज प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सब क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों जो प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है वह एक ज्वारिक कारण हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम लोगों को क्या एक संभावना बताता है, संभावना बताता है। जैसे आप लोग हम दैनिक जीवन में बोलते हैं कि आज वर्षा हो सकती है या आपके घर में कोई मेहमान आने का संभावना है, तो ये सब क्या है कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि अनुमान। ठीक है, निश्चितता नहीं है, यहाँ पर अनिश्चितता है। ठीक है, उसका होने का संभावना कितना हो। जैसे आप क्या करते हैं क्रिकेट में, सिक्का उछालते हैं टॉस करने के लिए, तो अगर वहाँ पे क्या होता है कि दो टीम रहता है, कोई बोलेगा कि नहीं हेड लेंगे, कोई बोलेगा टेल लेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि सिक्का का कि वह हेड आएगा कि टेल आएगा, तो डेट इज ये क्या है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बताता है। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों जो जुआरी थे वह सेविलियर डी, क्या नाम मैंने बताया, सेविलियर डी करके एक जो है जुआरी था, जिसको जुआ खेलने में क्या हो रहा था, परेशानी हो रहा था। तो उसका उस समय एक फेमस जो है मैथमेटिशियन थे जो उसका खास नज़दीकी था, तो वह उसके पास गया जिसका नाम ब्लेज पास्कल जी थे। ठीक है, तो जब उसने अपना समस्याओं को उसके पास रखा तो वो उसमें इंटरेस्ट लिया। ठीक है, जब वो इंटरेस्ट लिया तो उसने क्या किया, एक बुक लिखा जो क्या कहलाया, प्रोबेबिलिटी कहलाया। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू रहा आपका
जो हम लोगों को क्लास 9th में पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को क्लास 9th में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है मेरे कुछ डेमो क्लास होंगे अपर स्टडी पे, आप उसको डाउनलोड करके उस पर देख सकते हैं। क्लास जो है वह 12 जुलाई से रेगुलर चलेगी। आपको अगर अच्छा लगा तो आप जल्द ही इसमें जो है इनरोल हुए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है गाइज, थैंक यू।